तरल नाइट्रोजन कंटेनर की देखभाल और प्रबंधन। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कृत्रिम गर्भाधान में शीट चेन का महत्व, कृत्रिम गर्भाधान के समय इस्तेमाल में आने वाले उपकरण, तरल नाइट्रोजन गैस और क्रायोकेन जार के आवश्यक गुण, तरल नाइट्रोजन कंटेनर की देखभाल और प्रबंधन। प्रजनन कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, यह जानते हैं। उपरोक्त में से किसी एक में भी कमी, सुरक्षित सीमन, सीमन का रखरखाव, कृत्रिम गर्भाधान का सही समय, कृत्रिम गर्भाधान की विधि व स्वस्थ पशु। कृत्रिम गर्भाधान उपकरण यह हैं: तरल नाइट्रोजन कंटेनर 3, 35 और 55 लीटर, AI गन, शीत, चिमटी और कैंची। सीमन थॉइंग 35 से 37 डिग्री सेल्सियस गर्म साफ पानी में 45 सेकंड तक होनी चाहिए। सीमन थॉइंग शर्ट पॉकेट में, खुली हवा में, गाय में या ठंडे पानी में ना करें। इस पिक्चर में देखिए कि कैसे मोटरसाइकिल पर जार सुरक्षित तरीके से बांधा गया है। अब देखें जार की आंतरिक संरचना, कैपिंग, कवर प्लग, हैंडल, वैक्यूम सीलिंग जॉइंट, मल्टी लेयर इंसुलेशन, गुसनेक, लाइनर, शेल, पेडल्स। सीमन स्टॉक जार में विभिन्न गहराई पर तापक्रम। कुछ सेकंड से अधिक समय तक इस खतरे वाले क्षेत्र में वीर्य रखने से प्रजनन क्षमता घट सकती है। सीमन के रखरखाव में कमी से AI द्वारा गर्भधारण दर प्रभावित होती है। जब सीमन को 8 सेकंड से ज़्यादा फ्रॉस्ट लाइन के ऊपर ले जाते हैं तो अनजाने में तापक्रम में उतार चढ़ाव के कारण संचित सीमन का नुकसान होता है। तरल नाइट्रोजन कंटेनर की देखभाल और प्रबंधन। ज़्यादातर औद्योगिक क्रायोजेनिक प्रयोगों के लिए नाइट्रोजन सबसे पसंदीदा विकल्प है। यह एक बेरंग, गंधहीन, गैर विषैली, गैर ज्वलनशील निष्क्रिय गैस है। अपने तरलीकृत रूप में नाइट्रोजन गैस का परिवहन आसान है। तरल नाइट्रोजन कंटेनर वह उपकरण है जो विशेष रूप से तरल नाइट्रोजन के भंडारण और परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। क्रायोकेन जार के आवश्यक गुण: हल्का वजन, अलॉय या मिश्रित निर्मित, मजबूत और टिकाऊ, मोटरसाइकिल पर रखने में आसानी, कम वाष्पीकरण हानि, अधिक से अधिक कैनिस्टर रखने के लिए पर्याप्त स्थान। तरल नाइट्रोजन कंटेनर की देखभाल और प्रबंधन। कठोर सतह के साथ सीधे संपर्क से बचने के लिए कंटेनर को लकड़ी के तख्ते या जूट कालीन पर रखें। कंटेनर हमेशा सीधी अपराइट स्थिति में रखें। सूर्य के प्रकाश से बचाएं। सूखे कपड़े से ढक्कन पोंछें और सीमन डोज निकालने के तुरंत बाद ढक्कन को बंद कर दें। कंटेनर के ढक्कनों को आपस में बदलना नहीं चाहिए। कंटेनरों को एक दूसरे के ऊपर ना रखें। कंटेनर को टेढ़ा, एक तरफ झुका हुआ ना रखें, अन्यथा उसकी गर्दन या नेक टूट सकती है। परिवहन के दौरान पर्याप्त सावधानी बरती जाए। कंटेनर गीली जगह में स्टोर ना करें। कंटेनर में तरल नाइट्रोजन गैस
धीरे धीरे भरना चाहिए। ध्यान रहे, कंटेनरों को सूखे, गैस रहित नहीं होना चाहिए। गैस भरने के दौरान तरल नाइट्रोजन को छलकने या अतिरिक्त ओवर प्रवाह से बचाएं। वेंट वाल्व से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उपकरण की नियमित सफाई होनी चाहिए। गंभीर डेंटिंग, गर्दन के फ्रैक्चर वाले कंटेनरों की मरम्मत ना करें। तरल नाइट्रोजन का तेजी से वाष्पीकरण, नमी, फ्रॉस्ट द्वारा द्रवीकरण, बाहरी जैकेट पर बर्फ का जमा होना आदि वैक्यूम नुकसान का संकेत है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कृत्रिम गर्भाधान में शीत चेन का महत्व, कृत्रिम गर्भाधान के समय इस्तेमाल होने वाले उपकरण, तरल नाइट्रोजन गैस और क्रायोकेन जार के आवश्यक गुण, तरल नाइट्रोजन कंटेनर की देखभाल और प्रबंधन। कृत्रिम गर्भाधान के निर्धारित मापदंड। हमें आशा है कि आप इस कोर्स से बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कृत्रिम गर्भाधान के निर्धारित मापदंड, गाय की गर्मी, गर्भाशय की टोन एवं संक्रमण की जांच कैसे करें और कृत्रिम गर्भाधान कैसे करें। गाय की बाह्य जांच करना, पशुपालक से गर्मी या ताव के लक्षण जान लें। गाय के पुराने रिकॉर्ड की जांच कर लें। गाय को टैग लगावें। उसके बाद हम जिस भी उपकरण का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान दें कि वह साफ सुथरा हो। गाय की गर्मी, गर्भाशय की टोन एवं संक्रमण की जांच कर लें। कृत्रिम गर्भाधान के लिए आवश्यक समस्त सामग्री जो तैयार रखनी है वह है शीत, एआई गन, ट्रे, कैंची, थॉ मॉनिटर एवं 35 से 37 डिग्री गर्म पानी। एआई गन को तैयार करने की प्रक्रिया। आइए देखें एआई गन को कैसे तैयार करते हैं। सीमन स्ट्रॉ की टिप को काटें, गन में लोड करें एवं उस पर शीत लगाएं तथा गन को लॉक कर लें। कृत्रिम गर्भाधान करने की प्रक्रिया। थॉइंग के 5 से 7 मिनट में कृत्रिम गर्भाधान कर देना चाहिए। एआई गन डालने से पहले गाय के जननांगों को टिश्यू पेपर से साफ कर लें। एआई गन को ऊपर की ओर 30 डिग्री के कोण पर वजाइना में डालें। कृत्रिम गर्भाधान करने की प्रक्रिया। सर्विक्स को उंगलियों से पकड़कर अंगूठे के सहयोग से एआई गन को सर्विक्स के मुंह में डालें। सीमन को छोड़ने से पहले यह देख लें कि एआई गन सर्विक्स के अंतिम भाग के बाद यूट्राइन बॉडी में हो। एआई गन के प्लंजर को धीरे धीरे दबाएं ताकि सीमन बूंद बूंद यूट्राइन बॉडी में गिरे। एआई गन को पीछे की ओर न खींचें, अन्यथा सीमन सर्विक्स और वजाइना के बीच में ही जमा हो जाएगा। शीत, टिश्यू पेपर एवं ग्लव को सावधानी पूर्वक डिस्पोज करें। कृत्रिम गर्भाधान की सूचना डाटा लॉगर अथवा डाटा शीट में अंकित करें। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कृत्रिम गर्भाधान के निर्धारित मापदंड, गाय की गर्मी, गर्भाशय की टोन एवं संक्रमण की जांच कैसे करते हैं और कृत्रिम गर्भाधारण कैसे करते हैं। सॉर्टेड सीमन। हमें आशा है कि आप मॉड्यूल से बहुत सारी जानकारी पाएंगे। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे बछड़ी उत्पादन का आसान माध्यम और सॉर्टिंग मशीन की जानकारी। वीर्य सॉर्टिंग का विवरण। सामान्य वीर्य कोशिकाओं में या तो X या Y क्रोमोसोम होते हैं और ये दोनों कोशिकाएं एक सामान्य वीर्य स्खलन में मौजूद होती हैं, लेकिन
मादा द्वारा जारी ओवा में केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। निषेचन के समय यदि वीर्य से एक्स क्रोमोसोम डिम्ब में प्रवेश करता है तो परिणाम स्वरूप भ्रूण एक मादा होगा, और यदि वाई क्रोमोसोम भ्रूण में प्रवेश करता है तो परिणाम स्वरूप भ्रूण एक नर होगा। इसलिए प्राकृतिक प्रक्रिया में नर और मादा भ्रूण मिलने की समान संभावना होती है। XX गुणसूत्र के मिलन से मादा भ्रूण यानी बछड़ी का जन्म होगा। XY गुणसूत्र के मिलने से नर भ्रूण यानी बछड़े का जन्म होगा। हालांकि उन्नत प्रजनन तकनीक शुक्राणुओं को X या Y क्रोमोसोम को अलग करने में सक्षम है। क्रोमोसोम DNA से बने होते हैं। Y क्रोमोसोम की तुलना में X क्रोमोसोम में अधिक मात्रा में DNA होता है। अनुभार में यह अंतर X और Y क्रोमोसोम असर वाले शुक्राणुओं को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। X और Y क्रोमोसोम के पृथक्करण के लिए प्रयुक्त तकनीक फ्लो साइटोमेट्री है। फ्लो साइटोमेट्री एक लेजर आधारित तकनीक है जिसका उपयोग सेल छँटाई के लिए किया जाता है। यह चित्र दर्शाता है कि सॉर्टिंग मशीन कैसे काम करती है। सॉर्टेड सीमेन के लाभ सामान्य सीमेन द्वारा 50% बछड़ियों के विरुद्ध 90% बछड़ियों का उत्पादन। दूध उत्पादन में वृद्धि, बछड़े की संख्या में अप्रत्याशित कमी, चारे का उपयोग केवल भविष्य में दूध देने वाली बछड़ियों के लिए संभव, अधिक दूध उत्पादन के लिए पशुओं का समूह बहुत कम समय में बनाना संभव, उन्नत गाय बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं बल्कि स्वयं के फार्म पर ही बछड़ियां विकसित करना संभव, नर बछड़े उत्पन्न नहीं होने से उनके अनाधिकृत बेचने एवं कटने से बचाव, अधिक दूध उत्पादन से सामाजिक एवं आर्थिक विकास। मैं तो परेशान हो गया हूँ। इन बछड़ों का क्या करें? घर में रखो तो इतना चारा कहाँ से लाए? बछड़ियों को खिलाए या इन बिन काम के बछड़ों को? और सड़क पर छोड़ो तो पूरा गांव परेशान। करे तो क्या करे? अरे सुगना के बापू, परेशान क्यों होते हो? आज गांव में बायफ संस्था से डॉक्टर साहब आए हैं। उन्होंने बताया कि अब ऐसा सीमन आ गया है जिससे 90% बछड़ियां ही होंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ज्ञापन करने पर 50% उम्मीद ही होती है बछड़ियां पैदा होने की। वे बता रहे थे कि यह नई तकनीक है जिससे बछड़ियां ज्यादा पैदा होंगी, चारा भी कम नहीं पड़ेगा और पैदा होने वाली बछड़ियां अधिक दूध देने वाली गाय बनेंगी। इससे तो दूध उत्पादन बहुत बढ़ जाएगा, परंतु यह उपाय लगता है महंगा होगा। नहीं जी, एक बार 1000 रुपए अधिक लगेंगे, परंतु इतना तो बछड़ा 1-2 महीने में चारा ही खा जाता है। सावधानियां क्या रखनी है यह भी तो पूछती। सब पूछा है मैंने। ज्ञापन होने लायक बछड़ी या गाय को पेट के कीड़े की दवा देनी है, मिनरल मिक्सचर चारे में मिलाकर देना है। बाकी सब तो ठीक है, मिनरल मिक्सचर और बाटा क्यों? शरीर के विकास के लिए संतुलित पशु आहार जरूरी है।
कहाँ मिलेगा ऐसा सीमेंट? बायफ का केंद्र हमारे गांव में ही है। पशु के ताव या गर्मी में आने के 12 घंटे के बाद केंद्र प्रभारी को बुलाना है। वह जांच करेगा कि कोई बीमारी या परेशानी तो नहीं। अरे, समझ गया। पशु ठीक ताव में होगा तो बायफ का केंद्र प्रभारी उसको ज्ञापन कर देगा। केवल ज्ञापन नहीं करवाना, बाद में भी बछड़ी या गाय को संतुलित आहार व मिनरल मिक्सचर देते रहना है। 2 से 3 महीने के बाद ज्ञापन हुई कि नहीं की जांच करवानी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है दूध बढ़ाने का। केवल ज्ञापन नहीं करवाना, बाद में भी बछड़ी या गाय को संतुलित आहार व मिनरल मिक्सचर देते रहना है। 2 से 3 महीने के बाद ज्ञापन हुई कि नहीं की जांच करवानी है। एक बात और ध्यान में रखनी है कि सीमन स्ट्रॉ आपके सामने काटी जाए। सीमन स्ट्रॉ एवं रसीद बायफ कर्मी से लेकर पॉलिथीन में सुरक्षित रखनी है। बायफ के सीमेन सॉर्टिंग स्टेशन पर नीचे दिए गए नस्ल का वीर्य उत्पादन होता है। HF 100%, HF 50%, HF 75%, जर्सी 100%, जर्सी 50%, जर्सी 75%, गिर, साहीवाल, लाल सिंधी, थारपारकर, राठी, मुर्रा एवं जाफराबादी। सीमन थॉइंग। हमें आशा है कि आप इस कोर्स से बहुत सारी जानकारी पाएंगे। इस मॉड्यूल में सीमन थॉइंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और सीमन थॉइंग करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सीमन की थॉइंग करनी आवश्यक है। सीमन स्ट्रॉ में स्थित सीमन को फ्रीजिंग अवस्था से वातावरण के तापमान पर लाकर गतिशील करने को थॉइंग कहते हैं। थॉइंग के लिए सीमन स्ट्रॉ निकालते समय कंटेनर के नेक पर फ्रॉस्ट लाइन तक ही रखना चाहिए। ऐसा ना होने पर अधिक तापमान की वजह से कैनिस्टर में रखे गए सभी सीमन स्ट्रॉ नष्ट हो सकते हैं। सीमन थॉइंग, कुछ सावधानियां। सीमन स्ट्रॉ को निकालने के लिए हमेशा फॉरसेप का इस्तेमाल करें। फॉरसेप के मुंह को सीमन स्ट्रॉ पकड़ने से पहले लिक्विड नाइट्रोजन से ठंडा कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि सीमन स्ट्रॉ कभी भी हाथ से न पकड़ें। सीमन स्ट्रॉ को कंटेनर से निकालकर 1 सेकंड के लिए हवा में हिलाएं। फिर तुरंत एक निश्चित तापक्रम वाले गर्म पानी के बर्तन में डुबा दें। ध्यान रहे कि सीमन स्ट्रॉ हवा में 5 सेकंड से ज़्यादा न रहे। इस बात का ध्यान रखें कि स्ट्रॉ सीधे सूर्य के प्रकाश में ना आए। थॉइंग करते समय सीमन स्ट्रॉ को हमेशा खड़ी अवस्था में रखें, जिससे वह पानी में पूरी डूबी रहे। थॉइंग में उपयोग होने वाले पानी का तापमान 37 डिग्री तक होना चाहिए। सीमन स्ट्रॉ को पानी में 30 से 40 सेकंड तक रखें। थॉइंग के 5 से 7 मिनट में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य पूर्ण कर लें। थॉइंग की गई स्ट्रॉ को एआई गन में लोड करते समय फैक्ट्री सील ऊपर की ओर तथा लेबोरेटरी सील नीचे की ओर रखें। स्ट्रॉ को फैक्ट्री सील की ओर से साफ कैंची से काट लें तथा एआई गन में लोड करें। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए उसे काटें ताकि सीमन व्यर्थ ना हो। शीथ को पिछले हिस्से से पकड़कर स्ट्रॉ को कवर करते हुए एआई गन पर चढ़ाएं तथा लॉक करें। इस मॉड्यूल में हमने सीखा सीमन थॉइंग के बारे में जानकारी। सीमन थॉइंग, कुछ सावधानियां।